हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में वनस्पति जगत। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं वनस्पति जगत के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उस शैवाल का नाम बताना है जिससे अगर अगर नामक पदार्थ क्या कर लिया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए, जो अगर अगर जो है वो किस शैवाल से प्राप्त होती है, ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम। ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया, अगर अगर प्राप्त किया। तो अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा को जल का रेशम क्यों कहते हैं। जल का रेशम, रेशम यानी बहुत चिकना और मुलायम होता है, उसे रेशम कहा जाता है। तो हमने स्पाइरोगायरा को बोला जल का रेशम, क्योंकि स्पाइरोगायरा क्या होता है, पूरे जल में वितरित हो जाता है और इस तरह से सुंदर हरा भरा लसलसा दिखाई देता है, शाइनिंग वाला, इसीलिए उसे जल का रेशम कहा। तो स्पाइरोगायरा चिकने तथा लसलसेदार होते हैं, इसलिए इन्हें जल का रेशम या तालाब का रेशम कहा जाता है। ये पूरी तरह से तालाब में इतनी सुंदर आकृति बनाकर फैल जाते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, दो खाद्य शैवालों के नाम बताइए। तो दो खाद्य शैवाल हैं जो खाए जाते, भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, वो है लैमिनेरिया और पोरफायरा। अगला है, चाय में रस्ट रोग किस शैवाल से हो जाता है, यानी चाय का जो प्लांट होता है उस प्लांट में जो रोग उत्पन्न होता है वो किस शैवाल से होता है। तो सिफेल्यूरस नामक शैवाल होता है। इस शैवाल से प्लांट की पत्तियों में रोग उत्पन्न हो जाता है, वो कहलाता है रस्ट रोग, जो शैवाल के कारण होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में शैवाल के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी अपनी इंडिया में जो शैवाल का, जो एल्गी का जो जनक है, एल्गी का जो अध्ययन है, वो किसने किया था, MOP अयंगर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए उन्हें शैवाल का जनक कहा जाता है। अगला है, सुकाय किसे कहते हैं। सुकाय मीन्स थैलस। तो वह पादप शरीर जो जड़ तना पत्ती में विभेदित ना किया जा सके, जिसमें जड़ तना पत्ती ना हो, वो क्या कहलाता है, सुकाय थैलस। ठीक है। तो शैवाल का शरीर सुकायवत होता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। हमने देखा भी, स्पाइरोगायरा पूरे तालाब में फैला, तो ना तो उसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती। वो इस तरह से अपनी आकृति है कि वो चारों तरफ फैला हुआ है, बट ना उसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है। तो आप याद रखिए, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स जो हैं वो सुकाय की तरह होते हैं, उनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है। अब है ये मॉस का स्त्रीधानी का चित्र। तो इस चित्र को बनाना है, आइए मैं इस चित्र को अच्छे से समझाती हूँ। ये देखिए, ऊपर का जो सिरा है, जो गोल गोल सर्कल है, वो लिड कोशिका कहलाती हैं, और लिड कोशिका के जस्ट लेफ्ट साइड में विघटित ग्रीवा होती है, और विघटित ग्रीवा के नीचे राइट हैंड में जो नीचे की ओर आ रही है वो ग्रीवा कहलाती है, और मध्य में जो उसकी सेल्स हैं वो सेल्स जुड़ी हुई हैं। अब इसके मध्य में जब आते हैं तो वेंट्रल कैनाल कोशिका होती हैं, जो गोल गोल अंडाकार हैं, वो दिखाई दे रही हैं आपको, और उसके मध्य में जो होती है वो उसकी अंड कोशिका होती है, और अंड के बाहर की ओर वेंटर, और सबसे नीचे की ओर पाया जाता है तंतु। तो ये कहलाता है आपका मॉस की स्त्रीधानी। तो आपको मॉस की स्त्रीधानी का चित्र इसी प्रकार से बनाना है और उसको आपका अध्ययन करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के स्थलीय पौधे सबसे आदिम हैं। तो याद रखिए, टेरिडोफाइटा के जो वर्ग के स्थलीय पौधे सबसे आदिम हैं, तो उसका उदाहरण है राइनिया और साइलोटम। ये बहुत ही मात्रा में टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। अगला है, फर्न में बीजाणुधानी पुंज कहाँ पाए जाते हैं। फर्न प्लांट होता है, अभी मैं दिखाती हूँ। फर्न में बीजाणुधानी पुंज विशिष्ट पत्ती सदृश रचनाओं बीजाणु पर्ण पर पाया जाता है। तो जो फर्न है उसमें जो बीजाणु पर्ण है वहाँ पे बीजाणुधानी जो पुंज है पाया जाता है।
अगला है साइकस नामक जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले किन्हीं 2 फर्न के नाम बताना है। तो वो उसकी जो 2 लक्षण हैं, वो 2 लक्षण क्या हैं उनके? तो पहला तो तरुण कली पत्तियों में सर्सिनेट जो वर्नेशन जो है अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। दूसरा है कशाभिकाएँ जो होती हैं वो लघु बीजाणु का होना, मतलब जो कशाभिकाओं में जो है लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं। तो ये 2 लक्षण पाए जाते हैं साइकस नामक जो जिम्नोस्पर्म है उनमें लक्षण ये पाए जाते हैं। अगला है किस पौधे का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो संसार में सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रैफ्लेशिया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही जगह घेरे हुए रहता है रैफ्लेशिया। तो रैफ्लेशिया नामक पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। मैं इसे लास्ट जब वीडियो कंप्लीट होगी तो इस रैफ्लेशिया पुष्प का आपको चित्र दिखलाऊंगी। अगला है भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 3 जिम्नोस्पर्म के उदाहरण बताना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है पाइनस, सिड्रस और साइकस। ये भारत में पाए जाने वाले 3 जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है जिम्नोस्पर्म्स के किन्हीं 2 अति महत्वपूर्ण लक्षणों को बताना है। तो पहला है बीज का फल के अंदर स्थित होना। जो बीज है वो फल के अंदर स्थित होता है। नंबर 2 अंडाशय की उपस्थिति, यानी जिम्नोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है उस एंजियोस्पर्म में जो अंडाशय उपस्थित होता है। अगला है शैवाल के कोई 2 औषधि महत्व, यानी शैवाल का कहाँ अपन दवा बनाने में औषधि बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो महत्व को देखिए। सबसे पहला है लैमिनेरिया जैपोनिका, कॉन्डस क्रिस्पस आदि में विटामिन बी पाया जाता है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट औषधीय शैवाल हैं क्योंकि इनसे विटामिन बी प्राप्त हुआ। और जो भूरा शैवाल होता है उस भूरे शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है आपके मॉस के कैप्सूल का आपको चित्र बनाना है। तो आप चित्र के माध्यम से समझिए कि ऊपरी पार्ट, मध्य पार्ट क्या कहलाता है। इंग्लिश में लिखे हैं, आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं मॉस के कैप्सूल का चित्र। तो आप चित्र में देखिए ऊपर का जो भाग जो उठा हुआ दिख रहा है उसे हम ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम के नीचे का जो भाग है वो कहलाता है पेरिस्टोम टीथ, और उसके नीचे जो मध्य में जो पाया जाता है उसे एन्युलस कहा जाता है। जो गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं वो एन्युलस। उसके बीच में जो मध्य में जो भरे हुए हैं जो अंडाकार जो आकृति दिखाई देती है उसे एयर स्पेस कहते हैं। एयर स्पेस के जस्ट बाजू से स्पोर शैक पाया जाता है और इसके बीच में जो एयर स्पेस के नीचे जो होते हैं वो स्टोमा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका जो मध्य का जो पार्ट होता है उसे सीटा कहा जाता है। आप इस प्रकार याद रखिए, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और नीचे का जो पार्ट है वो एपोफाइसिस होता है। तो इस प्रकार से जो मॉस का जो फ्यूनेरिया है, जो कैप्सूल की जो संरचना है वो 3 भागों में अपर, मिडिल और एपोफाइसिस में बटी हुई रहती है। तो आपको इस तरह से उसका चित्र बनाकर तैयार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, क्लोरोफाइटा के 4 लक्षण बताने हैं। तो क्लोरोफाइटा के 4 लक्षण, पहला है इनका हरा रंग क्लोरोफिल ए एवं बी की अधिकता के कारण होता है। आप याद रखिए क्लोरोफाइटा मीन्स हरा शैवाल, तो इसमें क्या पाया जाता है हरे शैवाल में? ए, क्लोरोफिल ए और बी। दूसरा है इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इनमें बराबर कशाभिकाओं वाले चल बीजाणु बनते हैं और ये भोजन का संग्रह मंड यानी स्टार्च के रूप में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये प्लांट हैं क्लोरोफाइटा, जो हरे शैवाल हैं, वो अपना भोजन जो किसके रूप में संचय कर रहे हैं? स्टार्च के रूप में संग्रह करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के लक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो आवृतबीजी प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो पहला है, इनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें आवरण, जैसे हम मूंगफली देख रहे हैं उसमें आवरण पाया जाता है, वो एंजियोस्पर्म है। तथा इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है, यानी 2x से डिफाइन कर रहा है। हमेशा याद रखिए, और पौधा जो होगा वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहता है और प्रजनन के लिए इनमें पूर्ण विकसित पुष्प भी पाया जाता है। अगला है, इनका संवहन पूर्ण विकसित तथा जाइलम फ्लोएम में विभेदित होता है, यानी सारी चीज़ें डेवलप रूप में पाई जाएंगी, आप ये याद रखिए। अगला है, इनमें वातावरण के प्रति बहुत अधिक अनुकूलन पाया जाता है। यदि आसपास का वातावरण उनके लिए अनुकूलित नहीं है तो वो विकसित नहीं हो पाएंगे, तो आसपास का वातावरण बहुत ही अनुकूलित होना चाहिए। अगला है, इनमें प्रजनन अंग पुष्प के रूप में पाया जाता है, यानी इन प्लांटों में पुष्प पूर्ण रूप से विकसित होता है, वही उसका प्रजनन अंग है। अगला है, ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। आप याद रखिए, एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, आवृतबीजी जो प्लांट हैं, वो परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। आइए अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट। आप देखिए, ये आवृतबीजी प्लांट है, इसमें जड़, तना, पत्ती सारी चीज़ें उपस्थित हैं, तो ये कहलाएगा आवृतबीजी प्लांट। देखिए, ये फर्न का प्लांट है। इस फर्न के प्लांट में ऊपर कैप्सूल है, नीचे सीटा है, लीव्स है, इसकी एक्सेस हैं, रूट्स हैं। तो ये आपने अभी इसी फर्न के प्लांट के कैप्सूल की संरचना देखी थी, जो जिसे मांस का कैप्सूल कहते हैं। इसी कैप्सूल का जो ऊपरी सिरा है, उसका जब काट किया जाता है, अनुप्रस्थ रूप से उसका डिसेक्शन किया जाता है, तो इसकी संरचना आपने इसके पहले ही देखी। अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा के लक्षण। तो ब्रायोफाइटा जो है उभयचर जीव। उभयचर का मतलब है ये पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन में भी पाए जाते हैं, इसलिए उभयचर। तो ये निम्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। पहला, ये असंवहनी हरित लवक युक्त नम भूमि या छालों पर पाए जाते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। याद रखिए, ये ब्रायोफाइटा प्लांट है, भ्रूण बनता है इनमें। अगला है, मुख्य पौधा युग्मोद्भिद होता है और बीजाणु उद्भिद योगोद्भिद के ऊपर आश्रित रहता है, यानी जो बीजाणु हैं वो किस पर आश्रित रहेंगे? युग्मोद्भिद पर। अगला है, इनके जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। याद रखना, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होंगे तथा बंध आवरण से घिरे रहते हैं। अब उसी में है, नर अंग को एंथ्रीडिया तथा मादा अंग को आर्कीगोनियम कहते हैं। बेटा आ नहीं छपा है, आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो याद रखिए, जो नर अंग है उसको एंथ्रीडिया और मादा को आर्कीगोनिया कहा जाता है। अगला है, इनका जो थैलस है, क्योंकि ये थैलस नुमा होते हैं, तो इनका जो थैलस है वो सुकायवत और शरीर जो द्विपार्श्व सम्मित होता है। तो हम देखेंगे ब्रायोफाइटा का चित्र। देखिए, ये जो ब्रायोफाइटा अभी हमने देखा, ये उभयचर है, यानी पानी में भी पाया जाएगा और थल में भी पाया जाएगा। तो ये ब्रायोफाइटा हैं जो हरे भरे दिखाई देते हैं। हम जब ज़्यादा पानी गिरता है तो अपने आसपास लगी हुई जो काई जैसे देखते हैं, वो ब्रायोफाइटा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। तो ब्रायोफाइटा में पत्तीदार थैलायड पादप शरीर होता है, क्योंकि इनमें जड़ तना नहीं है, थैलस का है, सुकाय के आकार का है। और जबकि टेरिडोफाइटा में जो है जड़, तने, पत्तियां शामिल होती हैं, अभी अपन ने देखा। अगला है, ऊतक जो होते हैं, इनमें संवहनी ऊतक ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित। जब जड़, तना, पत्ती नहीं है तो वो कैसे संवहनी ऊतक पाए जाएंगे? और टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये जड़, तना, पत्ती में पानी का जो है बहाव होना है, संवहन होना है, तो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होगा तो संवहनी ऊतक पाए जाएंगे। अगला है, वाहिका। ब्रायोफाइटा में वाहिका तंत्र का अभाव पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में ये समुचित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अगला है, तने। इनमें कोई वास्तविक तना, पत्तियां नहीं होती। जब सूखा है, थैलस के आकार का है, तो उसमें जड़, तना नहीं पाया जाएगा। अगला इसमें है कि इस पौधे में वास्तविक तना और पत्तियां मौजूद होती हैं, यानी पाई जाती हैं।
अगला है शैवालों का वर्गीकरण का आधार क्या था। तो शैवालों का वर्गीकरण का जो आधार है उसमें पाए जाने वाले संश्लेषित वर्णक का प्रकार, अन्य वर्णक के प्रकार और संचित भोज्य पदार्थों का प्रकार और सुकाय का प्रकार, यानी इस आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया है। यानी उनमें उपस्थित जो वर्णक है उसकी उपस्थिति और उसके थैलस के आधार पर क्या किया गया है, शैवालों को बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे भूरा शैवाल। भूरा शैवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। और लाल शैवाल, तो भूरा शैवाल जो है इसमें भूरापन क्यों है, क्या पाया जाता है जिससे कारण वो भूरा दिखाई देता है, क्योंकि हमने हरे हरे प्लांट तो देखे पर भूरा नहीं देखा। तो फ्यूकोजेंथिक की उपस्थिति में, याद रखिए फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति में ये भूरे रंग के दिखाई देते हैं। तो आइए अभी हम देखेंगे भूरे रंग का शैवाल। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए और सी और कैरोटीन भी पाया जाता है। अगला है इनके प्रजनन में द्विकशाभिकीय चल जनायु पाए जाते हैं या बनते हैं। इनकी कशाभिका बड़ी तथा एक छोटी होती है। याद रखना, एक बड़ी कशाभिका पाई जाती है, कशाभिका मतलब फ्लैजिला, और एक छोटा होता है। इनके भोज्य पदार्थों का संग्रहण जो होता है, अभी अपन ने देखा था ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में, पर इनमें जो होता है वो भोज्य पदार्थों का जो संग्रहण होगा मैनिटॉल और लैमिनेरिन के रूप में होगा। अगला है इनका शरीर अचल बहुकोशिकीय सुकायवत होता है। याद रखना, अचल का मतलब होता है ये चलते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। और बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। सुकायवत मतलब अभी अपन ने देखा थैलस के आकार का। इनकी कोशिका भित्ति में एल्जेनिक तथा फ्यूसेनिक अम्ल का अभाव जमाव पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए तो ये किस कलर में दिखाई दे रहे हैं, भूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है लैमिनेरिया और सरगासम। आप लैमिनेरिया को चित्र के द्वारा देख सकते हैं। इस प्रकार आपने चित्र के माध्यम से जाना कि लैमिनेरिया देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये पानी के अंदर है। तो आपने चित्र के माध्यम से भी जाना कि लैमिनेरिया किस तरह। अब हम जानेंगे लाल शैवाल के लक्षण। ठीक है, तो लाल शैवाल, लाल रंग के शैवालों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला, लाल रंग इनका जो शैवाल का होता है, इनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक कौन सा, फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। आप इन वर्णकों को ही याद रखना है आपको। इन वर्णकों की उपस्थिति से सारे शैवाल के अलग अलग रंग हैं, तो इन वर्णक को याद रखना है। फाइकोएरिथ्रिन के कारण इनका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। इसके अलावा इनमें क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोसाइनिन वर्णक भी पाया जाता है। अगला है जनन अवस्था में अचल कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। जल कोशिकाओं का पूर्णतः क्या होता है, अभाव होता है। अगला है इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। सारे शैवालों में जो भोजन है वो अलग अलग रूप में, स्टार्च के रूप में, क्लोरीजन के रूप में, अलग अलग, याद रखिए अलग अलग तरीके से स्टोर होता है। अगला है इनका लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। तो इसका एग्जाम्पल है पोरपायरा और पॉलीसाइफोनिया। मैं आपको लाल रंग के शैवाल का चित्र दिखाती हूँ। देखिए ये लाल रंग के शैवाल हैं। ये शैवाल लाल रंग के हैं और पूरे प्लेस में फैले हुए रहते हैं। और कौन सा है, इसमें आपने देखा कि किस तरह का वर्णक पाया, उस वर्णक की उपस्थिति के कारण ही ये कैसे दिखाई देते हैं, लाल रंग के दिखाई दे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आवृत बीजी, मतलब अभी अपन ने देखा था एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो देखे थे उनके लक्षण देखिए। अब हम अंतर देखेंगे। पहला अंतर है बीजांड आवरणहीन होता है अनावृत में, क्योंकि उसका नाम ही है अनावृत, जिसमें आवरण ना हो। और आवृत बीजांड अंडाशय में बंद होते हैं। और दूसरा है भ्रूणपोष निषेचन से पहले बन जाते हैं। भ्रूणपोष कब बन जाते हैं, निषेचन के पहले बन जाते हैं। और इसमें जो भ्रूणपोष है वो दोहरे निषेचन के, यानी डबल निषेचन होता है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तब बनते हैं आवृत बीजी में। अगला है जनन अंग शंकु रूप में होता है। अभी अपन ने देखा जो अनावृत बीजी था, प्लांट था, उसमें शंकु के आकार का था। तो जनन अंग कैसे रूप में रहेगा, शंकु के रूप में। और इनमें जो जनन अंग रहेगा वो पुष्प के रूप में रहता है। अगला है ये पौधे प्रायः एक लिंगी
होते हैं। याद रखना कैसे होते हैं, एक लिंगी। और आवृत बीजी प्लांट है, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी होंगे। अगला है फिफ्थ, जाइलम वाहिकाएं, फ्लोएम और कैस्पोरियम सेल जो रहती है वो कोई भी ट्यूब नहीं पाई जाती हैं क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है, अनावृत पौधे हैं। और जो आवृत बीजी पौधे हैं इनमें सारी रचनाएं यानी फ्लोएम, कैस्पेरियम और वाहिकाएं सारी रचनाएं पाई जाती हैं। तो आवृत बीजी प्लांट है वो वेल डेवलप होते हैं, इसीलिए उनमें सारी रचनाएं पाई जाती हैं क्योंकि जड़, तना, पत्तियां विभेदित होती है, इसलिए ये सारी रचनाएं क्या रहेंगी, उपस्थित होंगी। देखिए ये लाल शैवाल किस तरह से चट्टानों में फैली हुई है और पूरा एरिया बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ये लाल शैवाल है जो इस तरह से वितरित हैं। तो आप याद रखिएगा कि लाल शैवाल है उसमें उपस्थित जो वर्णक है उसकी उपस्थिति से ये किस रंग के दिखाई देते हैं, लाल रंग के, और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। अगला है हरे शैवाल के लक्षण बताना है। हरे शैवाल को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा में 2 से 20 तक थैलेकॉइड लैमेली होते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण वर्णक, क्योंकि हरा है तो प्रकाश संश्लेषण वर्णक होगा, इसीलिए तो वो ग्रीन कलर का है। उच्च पौधे के समान होता है, इसमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल की प्रधानता के कारण ही कैसे रंग का दिखाई देता है, हरा रंग का दिखाई देता है। हमने पहले ही शैवाल का चित्र देखा, जो ग्रीन शैवाल है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पायरोगायरा, है ना, वही हरा शैवाल है। अब खाद्य भंडार जो है उसमें जो भोजन का जो संचय है वो किसके रूप में रह रहा है, स्टार्च के रूप में रहता है। फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट में सामान्यतः स्टार्च के भंडारण के लिए पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। तो वो जो भोजन जो संचय हुआ वो किसके रूप में हुआ, पायरिनॉइड्स में हुआ। इसके बाद है पांचवा, कसाबिका रूप में क्लोरोप्लास्ट में एक नेत्र बिंदु मौजूद होता है। कसाबिका में क्या होता है, एक नेत्र बिंदु होता है। अब आप उदाहरण से देख रहे हैं स्पायरोगायरा और ये जो यूलोथ्रिक्स है इसका उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, सही विकल्प। सही विकल्प में आप याद रखिए रोडोफाइटा का जो थैलस का रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, उसके फाइकोएरिथ्रिन के कारण दिखाई देता है। और जो ताजे जल में पाए जाने वाला शैवाल है वो कौन सा शैवाल है, तो ताजे जल में जो पाया जाने वाला शैवाल है वो पीला शैवाल है। जो पीली शैवाल होती है वो हमेशा ताजे पानी में ही पाई जाती है। यदि पानी बहुत पुराना है तो प्राचीन पानी में पाया नहीं जाएगा। अगला है ब्रायोफाइटा की जो प्रभावी अवस्था है वो कैसी होती है, आगुड़ित होती है। फोर्थ है जू स्पोर्स निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होते हैं, तो जू स्पोर्स किस में होते हैं, अलैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न होते हैं। पांचवा है फीते के समान हरित लवक किस पौधे में पाया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्पायरोगायरा। हमने स्पायरोगायरा में देखा फीते के समान क्या पाया जा रहा था, वर्णक पाया जा रहा था। स्पायरोगायरा के जीवन चक्र में म्यूसिस की क्रिया कब होती है, तो म्यूसिस की प्रक्रिया कब होगी, युग्मनज के अंकुरण के समय। अगला है जो मौसों का जो आवास यानी जो मांस का जो प्लांट होता है वो उनका आवास क्या होता है, तो मांस का जो प्लांट है वो नम एवं छायादार स्थान में पाया जाता है। नमी भी हो, छाया भी हो, ऐसे स्थानों पे। अगला है मौस का जो शुक्राणु होता है वो क्या कहलाता है, जो मौस का जो शुक्राणु होता है द्विकशाभिकी होता है। द्वि मतलब डबल फ्लैजिलेट होता है। मौसों का नाम वातावरण में मौसें जो होती हैं वो नम वातावरण में पैदा होने का क्या कारण है, तो क्या कारण है, एक तो संवहनी ऊतक नहीं रहते उनमें, निषेचन की क्रिया जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, संपूर्ण सतह पर जल अवशोषण होता है। तो ये सभी जो हैं, ये जो मॉस प्लांट होता है उसमें नमी वातावरण पैदा करने के लिए, जो उत्पन्न करने के लिए ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आ जाता है फ्यूनेरिया का मादा जनन अंग क्या कहलाता है, तो अभी अपन ने इसके पहले ही देखा फ्यूनेरिया का जो मादा जनन अंग है वो आर्कीगोनिया कहलाता है। शुक्राणु का आर्कीगोनिया तक पहुंचना किस माध्यम से होता है, तो याद रखिए जल के माध्यम से। अगला है मॉस बड़े आकार के नहीं हो सकते क्योंकि इनमें संवहनी तंत्र अनुपस्थित होता है।
अगर उनमें संवहनी तंत्रिका पानी जाने की प्लेस होती, जाइलम फ्लोएम होते, तो वो पानी जब दूर तक जाता तो वो भी बड़े होते। तो जब उनमें संवहनी ऊतक पूरा डेवलप सारी चीज़ें संरचनाएं नहीं है तो वो कैसे बड़ा हो सकता है। तो आपको याद रखना है वो किसके कारण अनुपस्थिति के कारण नहीं बड़ा होता है, संवहनी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण। पहला है लाल शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइकोइरिथ्रिन, इसीलिए तो वो लाल रंग का है। कवक जंतु के करीब किस गुण के कारण है, तो याद रखिए जो कवक जंतु हैं वो किस गुण के कारण भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं, क्योंकि उनमें ग्लाइकोजन जो है वो भोज्य पदार्थों का संचय करता है। अगला है हाइफा के समूह को क्या कहते हैं, हाइफा के समूह को माइसीलियम कहते हैं। अगला है युग्मोद्भिद का स्पोरोफाइट के साथ नियमित क्रम क्या कहलाता है, युग्मोद्भिद के साथ जो आगे क्रम चला जा रहा है स्पोरोफाइट के साथ तो वो कहलाता है पीढ़ियों का एकांतरण। अगला है ब्रायोफाइटा में पोषण के आधार पर युग्मोद्भिद कैसा होता है, तो ब्रायोफाइटा जो प्लांट है उसमें पोषण के आधार पर क्या होता है, वो स्वापोषी। इस प्रकार हमने आज चैप्टर 3 क्लास 11th में वनस्पति जगत के प्रश्नोत्तर को जान। तो आज के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला यहीं तक थी। सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ के लिख लीजिएगा। अगले वीडियोस में फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड वीडियोस।